नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का कैलकुलेशन के महाकुंभ बैच के अंदर। इस बैच के अंदर जिसके अंदर हम लगातार कैलकुलेशन पे काम कर रहे हैं। काफी सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई कैलकुलेशन पे आधारित। इनमें से काफी सारी बहुत काम की और कई सारी ऐसी भी हैं जो मैंने आपको पढ़ाई है बस क्योंकि हमने उसे हैक बुक में डाला है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आज की क्लास में हम लेके आने वाले हैं, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने डाला है बुक के अंदर, तो इसे भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सब जगह नहीं पर कई जगह कभी कभी काम आ सकता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट है एक, समझ के चलो। उसके बाद मैं आज ही की क्लास में फ्रैक्शन भी आपको कराऊंगा। फ्रैक्शन के ऊपर काफी सारे सवाल बन जाते हैं, है ना। गुड इवनिंग भाई, नमस्कार सभी को। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर में क्या है, ध्यान से देखना। डिवाइड बाय 9, 99, 999। ठीक है, 9 से डिवाइड करना है, 99 से भाग करना है, 999 से भाग करना है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्वोशिएंट और रिमाइंडर एक बारी में। ठीक है, आइए देख लेते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले रिमाइंडर के लिए क्या करें, 4 4 8 सबको ऐड कर दें, रिमाइंडर बचेगा 8। ठीक है जी। क्वोशिएंट के लिए क्या करना है, पहली संख्या लिखें 4, 4 में 2 जोड़े 6, फिर 6 में 2 जोड़े 8। तो ये क्वोशिएंट आ गया मेरा, ये रिमाइंडर आ गया। लास्ट वाले को नहीं लेना है। ठीक है, लास्ट वाले को इसलिए नहीं लेना क्योंकि हमने रिमाइंडर ऑलरेडी ले लिया है। तो 4 6 8 आ जाएगा ये आपके सामने। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं सभी को बात क्लियर होगी। 4 लिखा डायरेक्ट, 4 और 2 6, फिर जो 6 आया उसमें 2 जोड़ा 8, तो 4 6 8 आ गया क्वोशिएंट, ये आ गया रिमाइंडर। 9 से जब भाग करोगे इसे तो ये रिमाइंडर बचेगा, ये क्वोशिएंट बचेगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पर, 5 और 1 6 और 2 8। क्वोशिएंट क्या मिलेगा, 5, 5 और 1 6, और 6 में 0 जोड़ूंगा फिर से 6, तो ये 5 6 6 हो गया। तो यानी ये क्वोशिएंट मिलने वाला है मेरे को, ये रिमाइंडर मिलने वाला है। ठीक है जी, क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों मेरे सामने है। आगे देखते हैं। जब सम 2 डिजिट में आए, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। जब सम 2 डिजिट में आए, जैसे 7 4 6 है, इसे 9 से भाग करना है। भाई 9 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा। 7 4 11 6 17, 17 का मतलब हो गया 8 शेषफल बचेगा, और 9 एक बारी में जाएगा, यानी लास्ट में मैं 1 ऐड और कर दूंगा जो भी क्वोशिएंट आएगा। ठीक है जी, आइए देख लेते हैं। 7 7 और 4 11। अब 11 नहीं लिखेंगे, 11 का 1 इधर चढ़ा देंगे, ये 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 81 और 1 कितना हो गया, 82। ये मेरा आंसर आ जाएगा, 82 हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देखना। पूरा ऐड करके रिमाइंडर निकाला हमने, 7 6 11 6 17। 17 का मतलब हो गया रिमाइंडर बचेगा 8, और एक बारी में जाएगा। जो एक बारी में गया ना वो यहां पर ऐड हो जाएगा। अब ये हमने वैसे ही निकाला, 7 लिखा, 7 और 4 11, लास्ट वाले को तो लेते ही नहीं है, 11 नहीं आएगा, 11 का 1 यहां आ जाएगा, तो 1 बचा और 8। 81 और 1 कितना हो गया, 82। 82 क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर 8 बच जाएगा। अगला देखिए, 5 9 6 8। ध्यान से देखना, 9 से भाग करता हूं तो 9 5 14 6 20 8 28। 28 का मतलब है रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। 9 3 27, तो जो 3 बचा वो लास्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। 5 से आ गया 5, 5 और 9 हो गया 14, 14 और 6 हो गया 20। अब भाई दो अंक तो नहीं आ सकते, तो 20 का 0 आएगा, 14 और 2 16 का 6 आएगा, 1 आगे चला जाएगा, 660, और 3 और जोड़ दूंगा तो क्वेश्चन आ जाएगा मेरा 663। तो 663 बारी में ये मेरा जाएगा और वहीं से मेरा क्वोशिएंट निकल कर आएगा। ये हमारी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगी पर 99 वाली काफी जगह इस्तेमाल हो सकती है। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, ये क्या भाई, जब कोई रिमाइंडर ना हो, ये तब है जब कोई रिमाइंडर ना हो। फिर से वही देख लेते हैं भाई, 8 2 10 8 18, 18 कितनी बारी में जाएगा, रिमाइंडर तो 0 हो गया 2 बारी में,
तो लास्ट में 2 ऐड हो जाएगा, तो ये 8 आ गया, ये 10 आ गया। अब 10 तो लिख नहीं सकते, 0 लिखेंगे, 1 आगे चला जाएगा, 90, और 90 में 2 जोड़ देंगे तो 92 आ जाएगा। ये मेरा क्वोशिएंट हो गया। ठीक है जी, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, 6 5 7। भाई 6 5 7 का मतलब है 6 5 11 7 18, यानी 2 बारी में जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0, 2 लास्ट में ऐड हो जाएगा किसके, 6 6 5 11। अब 11 तो नहीं लिख सकते, 11 का 1 आएगा, 1 इधर चला गया 7, और 2 और जोड़ देंगे 73 आ गया। तो एक बारी में ही क्वोशिएंट पता लग रहा है, एक बारी में ही रिमाइंडर पता लग रहा है, दोनों चीजें पता लग रही है। ठीक है, ये चीज हमारी 99 के लिए बहुत काम आएगी। जैसे 99 लिखा है मेरे सामने, ध्यान से देखना। ठीक है, वन टू टू थ्री 5, एक नंबर ये लिखा है मेरे सामने, इसे 99 से भाग करना है, मुझे क्वोशिएंट बताना और रिमाइंडर बताना है। ध्यान से देखिएगा, 99 के लिए 2 की पेयरिंग करेंगे। ठीक है जी, 2 की पेयरिंग कर दी मैंने। टोटल ऐड करो पहले सबको, 35 22 57 और 1 58, तो रिमाइंडर बच गया 58। ठीक है, वहां लास्ट वाली संख्या को भूल जाते थे, यहाँ लास्ट वाले पेयर को भूल जाते। अब क्वोशिएंट की अगर बात करें तो 1 आएगा, और 22 और 1 कितना हो गया, 23। तो यानी अगर मैं लिखूं इसे तो 1 2 2 3 5, अगर मैं इसे लिखता हूं 99 से भाग करके, तो भैया 123 बारी में जाएगा और 58 शेषफल बचेगा। ठीक है जी, डायरेक्ट आ जाएगा। तो 99 999 के लिए काफी जगह काम आ सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे, आगे देखते हैं। ये देखिए 99 से भाग करना है, तो 7 2 9 2 11, एक सेकेंड, 79 21 और 1, 79 और 21 कितना हो गया, 100, 100 और 1 कितना हो गया, 101। तो 101 को जब आप 99 से भाग करते हो, रिमाइंडर कितना बचता है, 2, और जाएगा कितनी बारी में, 1 बारी में। तो लास्ट में 1 ऐड हो जाएगा किसके, ये तो भूल जाओ, क्वोशिएंट आ गया 1, 21 और 1 हो गया 22, और 1 और ऐड होना है, तो 123 आ गया। तो 123 क्वोशिएंट आ जाएगा, ये रिमाइंडर आ जाएगा। तो बिना भाग करे मैं बहुत जल्दी निकाल पा रहा हूं इसे। ठीक है जी, आगे देखिए, फिर से 99 से भाग करना है, पेयरिंग करते हैं राइट से, 2 अंक की, 55 और 22 77 और 1 78, रिमाइंडर कितना बच गया, 78 बच गया। क्वोशिएंट कितना आ गया, 1 1 और 22 कितना हो गया, 23। तो सीधा ही आ गया भाई, 123 बारी में जाएगा, 78 शेषफल बचेगा, सीधा सीधा मेरे सामने आ जाएगा। ठीक है, कभी ना कभी काम आ सकता है, पर बुक में मेथड है इसलिए मैं यहां पर लेके चल रहा हूं इसे। ठीक है, 999 की बात करते हैं, तो यहां 3 अंकों की पेयरिंग होगी। ठीक है, जब 999 की बात हो रही है तो हमारी 3 अंकों की पेयरिंग हो जाएगी। अब अगर मैं इसे ऐड करता हूं तो कितना आएगा, 1012। अगर इसे 999 से भाग करोगे तो कितना शेषफल बचेगा, 1 बारी में जाएगा और 13 शेषफल बचेगा, यानी रिमाइंडर आ गया 13। क्वोशिएंट की अगर बात करें तो 487, लास्ट पेयर तो भूल जाते हैं, 1 और जोड़ दूंगा 488। तो आप देखो, 1 बारी में मैंने इसका आंसर लिख दिया, 1 बारी में भाई 488 ये आ गया, और इतना शेषफल बचा विदाउट एक्चुअल डिवीजन। आगे देखिए 999, 3 अंकों की पेयरिंग कर दो, आखिर में बचा ये। ठीक है, ध्यान से देखिए, 3 अंकों की मैंने पेयरिंग कर दी, क्वोशिएंट कितना आएगा, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, रिमाइंडर की बात करें तो ये कितना हो गया, टोटल करें अगर 275 और 60, 334, 434, तो रिमाइंडर आ गया 434। अगर क्वोशिएंट की बात करें तो भाई 4 आ गया, 43 आ गया, और 232 और ये कितना हो गया, 275। लास्ट वाले को भूल जाएंगे, तो ये आ गया क्वोशिएंट मेरा। ठीक है, 43 275 और ये शेषफल आ गया 434। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। भाई ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा।
99 से भाग करो, सीधा क्वोशिएंट मिलेगा, सीधा रिमाइंडर मिलेगा। 999 से भाग करो, नहीं तो भाग करके देख लेना 999 से कितना टाइम लगेगा आपको इसके अंदर। ठीक है, 11 से भाग, 11 से भाग में क्या करते हैं हम, घटाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। 3, 4 में से 3 गया 1, फिर 4 में से 1 गया 3, तो ये रिमाइंडर आ गया मेरा, ये क्वोशिएंट आ गया। घटाना है, 3 तो डायरेक्ट आ गया, फिर 4 में से 3 गया 1 आ गया, फिर 4 में से 1 गया तो 3 आ गया, तो ये बचा शेषफल, ये आ गया क्वोशिएंट। तो 31 बारी में जाएगा, 3 शेषफल बचेगा। 575, 5 आ गया, 7 में से 5 गया 2 आ गया, फिर 5 में से 2 गया 3 आ गया, तो ये रिमाइंडर आ गया, ये क्वोशिएंट आ गया। ठीक है जी, इतनी बारी में जाएगा, इतना शेषफल बचेगा। ये बड़ा आ गया भाई, अब ध्यान से देखिए, ये है थोड़ा सा बड़ा, ध्यान से देखना। 6 का 6 लिखा, 6, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, तो ये रिमाइंडर आ गया, ये क्वोशिएंट आ गया मेरा। ठीक है जी, सीधा सीधा पहले 6 लिखा, फिर इसमें से ये घटाया, फिर जो आया वो इसमें से घटाया, फिर जो आया इसमें से घटाया, फिर जो आया इसमें से घटाया, और 9 में से 7 घटाया, आखिर में क्या बचा 2, तो ये मेरा शेषफल हो गया। ठीक है जी, जब घटाने पर माइनस मिले, अब ध्यान से देखना, यह मैं डायरेक्ट लिखता हूं 2, 7 में से 2 गया 5, अब 2 में से 5 गया -3, ये बच रहा है, पर रिमाइंडर -3 तो नहीं बच सकता, तो 11 में से 3 जाएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इसमें से 1 कम कर देंगे तो ये क्वोशिएंट हो जाएगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है जी भाई, 2 का 2 लिखा, 7 में से 2 गया 5 आ गया, फिर 2 में से 5 गया -3, आखिरी वाला रिमाइंडर होता है, तो -3 है, तो यानी रिमाइंडर पॉजिटिव क्या होगा, +8, तो यानी 1 इसमें से कम कर देंगे, 24 क्वोशिएंट हो गया, रिमाइंडर 8 हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, 11, 9, 99, 999, इसको भाग करने पे क्वोशिएंट क्या आएगा और शेषफल क्या बचेगा, उस पे आधारित। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट हमारा ये भी है, फ्रैक्शन वाला। ठीक है, फ्रैक्शन पे काफी सवाल बन जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस रूल, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूं डिफरेंस रूल। ठीक है, जब डिफरेंस सेम हो, n/d <1, तो n बड़ा तो फ्रैक्शन बड़ी। ठीक है जी, ये आ जाएगा, ध्यान से देखिए। ये कब है लेकिन, जब डिफरेंस सेम हो। यहां देखो 7, यहां देखो 7, यहां देखो 7, यहां देखो 7, यहां देखो 7। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, जिसका n सबसे बड़ा है, 16/23। ठीक है, फिर आ गया 11/18, फिर आ गया 4/11, फिर आ गया 3/10, फिर आ गया 2/9। तो जिसका n सबसे बड़ा वो नंबर सबसे बड़ा, जब n/d < 1 है। ठीक है, जब n/d > 1 होगा तो उसका उल्टा हो जाएगा। यहां पर भी देखिए <1 ही है, सब में 5-5 का अंतर है। सबसे बड़ा कौन सा हो गया, 16/21, 11/16, 4/9, 3/8, 2/7। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर <1 है, तो n बड़ा तो फ्रैक्शन बड़ी। ठीक है, यहां पर भी देखिए डिफरेंस सेम है, अब उसके एप्लीकेशन देखिए, डिफरेंस सेम है आपका यहां पर भी, और यहां पर भी 74 आ रहा है, यहां पर भी 74 आ रहा है, तो n किसका बड़ा है, इसका, तो ये फ्रैक्शन मेरी बड़ी हो जाएगी। अन्यथा मैं ये फ्रैक्शन को क्या सॉल्व कर सकता हूं क्या, सॉल्व करना इतना आसान नहीं है इसे।
बहुत मेहनत लगेगी अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो। ठीक है, तो n इसका बड़ा है इसलिए ये वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। अगला देखिए, यहां पर भी देखिए डिफरेंस सेम है, n किसका बड़ा है, इसका, तो ये फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। ठीक है जी। आगे क्या कहता है, जब डिफरेंस सेम ना हो, जब डिफरेंस सेम ना हो, डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो सेम बनाइए। जैसे कि यहाँ क्या है, डिफरेंस 6 है, यहाँ क्या है 4 है, यहाँ क्या है 3 है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस को सेम बनाएंगे। पहले यहाँ पर डिफरेंस को अगर सेम बनाता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 से 6 4 3 का एलसीएम 12 बनाना पड़ेगा। 12 का मतलब क्या है भाई, 12 का मतलब है इसे 2 से गुणा करना पड़ेगा, 73 की जगह 146 हो जाएगा। इसे 3 से गुणा करना पड़ेगा, 180 201 हो जाएगा। इसे 4 से गुणा करना पड़ेगा, 320 352 हो जाएगा। तो भैया सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ये वाला हो जाएगा, ये सबसे बड़ी हो गई। ठीक है, क्योंकि अब तो अंतर सेम हो गया ना, ये 352 बटे क्या होगा 4 यानी 364, 3 यानी 213, और ये हो गया कितना 158। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसका n सबसे बड़ा है। अब ये वैसा ही बन गया कि अंतर सेम है, अंतर सेम है, अंतर सेम है, n बटा डी 1 से छोटा है, तो भैया जो n बड़ा होगा जिसका वही नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या है, जब n बटा डी ग्रेटर देन 1 हो तो जिसका n बड़ा होगा वो नंबर छोटा होगा। जब 1 से बड़ी की बात हो, यहां देखिए 4 का अंतर, 4 का अंतर, 4 का अंतर, 4 का अंतर, तो इन सभी जगह क्या है 4 4 का अंतर है। तो भैया n जिसका बड़ा है, किसका बड़ा है n, इसका। ठीक है, उसके बाद इसका, इसके बाद इसका, इसके बाद इसका, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, जिसका n छोटा है वो सबसे बड़ा होगा। ये कब है लेकिन, जब n बाई डी 1 से बड़ा हो। ठीक है, 1 से छोटा है तो जिसका n बड़ा वो नंबर बड़ा। अगला देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई रूल। क्रॉस मल्टीप्लाई रूल हम काफी जगह इस्तेमाल करते हैं फ्रैक्शन को कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है जी, ध्यान से देखना, अगर मेरे को कोई दो फ्रैक्शन कंपेयर करनी है, ये कौन सी बड़ी है, तो मैं कहूंगा 8 दूनी 16, 5 3 15, जिसका नंबर बड़ा बनेगा वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। तो ये 16 हो गया, ये 15 हो गया, यानी ये बड़ा हो गया 2/5, 3/8 से। तो कभी भी दो फ्रैक्शन कंपेयर अगर आपको करनी है, मान लेते हैं ये कंपेयर करना है मेरे को, 5 निम 45, 13 चौक 52, तो ये बड़ा हो गया। ठीक है जी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई रूल क्या कहता है कि आप क्रॉस करो, जो नंबर बड़ा आएगा वही साइड वाली फ्रैक्शन आपकी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, ये तो एग्जांपल ही है। रफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये बहुत सारी जगह काम आता है अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है, बहुत सारी जगह काम आता है हमारी, ध्यान से देखना इसे। रफ का मतलब है अगर मैं इसे 58 ले लूं, लगभग 58 ही है, 57.6, इसे 8 ले लूं, इसे 9 ले लूं, इसे 7 ले लूं, 70 ले लूं, तो ये रफ बन गया मेरा। तो कई जगह अगर बहुत ज्यादा फंस जाए आप, आपको कुछ ना लगे कि भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप रफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से अपना रास्ता निकाल सकते हो। ठीक है, यानी इसे मैंने एक नंबर मान लिया, बिल्कुल करीब का इसे भी मान लिया। ठीक है, नीचे वाले का इसका बड़ा आया है तो इसका भी बड़ा आया है। ठीक है, ऊपर वाले का इसका भी थोड़ा बड़ा है तो इसका भी बड़ा है। तो अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है ये बड़ा है इससे, तो मैं बोलूंगा 699/892 बड़ा हो जाएगा 576/789 से। ठीक है जी, ये रफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। रेयरेस्ट केसेस में अगर आप फंस जाएं, लग रहा है बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अपनी तरफ से दशमलव माना मैंने, जितना दशमलव यहां माना है उतना यहां माना, जितना यहां माना है उतना यहां माना,
और क्रॉस करके सॉल्व कर दिया। एलसीएम रूल, एलसीएम रूल क्या होता है? एलसीएम रूल यानी मेरी फ्रैक्शन दे रखी है मेरे को और मुझे बताना है कि कौन सी बड़ी है। तो एलसीएम रूल बेसिकली ये बोलता है कि भाई एलसीएम ले लो आप नीचे वाले का, ये ले लेते हैं, एलसीएम ले लो नीचे वाले का, मैंने ले लिया 90 आ गया। अब 90 बनाने के लिए नीचे वाले को भूल जाओ, अब आप 90 बनाने के लिए 10 से गुणा होगा ये 20 हो जाएगा, 90 बनाने के लिए 18 से गुणा होगा ये 18 हो जाएगा, 90 बनाने के लिए 5 से गुणा होगा ये 5 से गुणा हो जाएगा, 90 बनाने के लिए 9 से गुणा होगा ये 9 से गुणा हो जाएगा। नीचे वाले को भूल जाना है। अब देख लो कौन सा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है ये वाला हमारा, 7/10 आ जाएगा सबसे बड़ा। ठीक है, फिर आ जाएगा ये 11/18, फिर आ जाएगा 2/9, फिर आ जाएगा 1/5। ठीक है, तो ये होता है हमारा एलसीएम रूल, जहां हम केवल एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले को भूल जाते हैं, फिर देखते हैं ऊपर वाला नंबर जिसमें बड़ा है वही फ्रैक्शन सबसे बड़ी हो जाती है। ठीक है जी। परसेंटेज कन्वर्जन रूल, यानी फ्रैक्शन के अंदर ना बहुत सारे रूल हैं जिसके आधार पर आप कोई फ्रैक्शन बड़ी या छोटी कर सकते हैं। अब जैसे परसेंटेज कन्वर्जन रूल का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। कई बार मैं क्या करता हूं कि मैं फ्रैक्शन को परसेंटेज के रूप में देखता हूं। मुझे कितना परसेंट नजर आ रहा है? 30%, लगभग 3/8 37%, 2/9 22.22%, 3/5 60%। तो भैया केवल परसेंटेज देखकर ही आप बता सकते हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे बड़ा हो गया ये, ठीक है, फिर आ गया ये, फिर आ गया ये, और लास्ट में आ गया ये। तो ये हमारा परसेंटेज कन्वर्जन रूल। मैं बहुत सारी जगह इसका इस्तेमाल करता था कि फ्रैक्शन देखी और उसे परसेंटेज में कोरिलेट किया और सीधा देखा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि परसेंटेज हमें याद भी होती है। ठीक है, अगला देखिए। अब जैसे ये है 4/9 कितना हो गया? 44.44, 3/11 27.27, 7/9 77.77, 9/11 81.81। तो देखो देखते ही पता लग रही है सबसे बड़ी कौन सी है, ये है, फिर आ गई ये, फिर आ गई ये, और फिर आ गई ये। ठीक है, इसी को हम परसेंटेज कन्वर्जन रूल बोलते हैं कि जो भी भिन्न हमें दे रखी है उसे हम परसेंटेज में लेके चले गए जहां हमें देखना आसान हो, और ये माइंड में लेके चले गए हम, लिखा नहीं है हमने इसके अंदर। अप्रोक्सीमेट रूल, अप्रोक्सीमेट रूल क्या कहता है? अब कई फ्रैक्शन को हम अप्रोक्सीमेट से भी उड़ा सकते हैं। कैसे? आइए देखिए भाई, 6/15 लिखा है, मैंने क्या करा, सबके आगे 0 0 लगा दी, लगभग वैल्यू निकालूंगा। तो ये कितना आ गया? 15 चौक 60, 8 तिया 24, 3 पॉइंट कुछ, 12 पंजे 60, 5 पॉइंट कुछ। तो भैया देख लो कौन सी बड़ी नजर आ रही है? सबसे बड़ी ये नजर आ रही है, 7/12। ठीक है, 6/15 से बड़ी होगी और 3/8 से भी बड़ी होगी। अप्रोक्सीमेट रूल का मतलब ये है कि हमने अप्रोक्सीमेट एक वैल्यू निकाल ली, और वो निकालने के लिए मैंने पहले 0 लगाई, तब जाके मेरी कैलकुलेशन आसान हुई। एक और देख लेते हैं, मान लेते हैं ये लिखा है, मैंने लिखा 40 50 60 ये। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये कितनी आ गई? 7 पंजे 35, 5 पॉइंट कुछ, ये भी 5 पॉइंट कुछ है भाई। ये कितना आ गया? ये भी 5 पॉइंट कुछ है, और ये 6 पॉइंट कुछ। तो भैया सबसे बड़ा तो पता लग गया 11/17। ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा। 50/9, 9 पंजे 45, बचा 5/9 यानी 5.5 के करीब, और ये कितना आ गया? 7 पंजे 35, 5.7 लगभग, और ये कितना है? 11 पंजे 55, बचा 5, 5/11 यानी 45। तो मुझे क्या नजर आ रहा है भाई, इससे छोटा कौन सा है? इससे छोटा है 4/7, और उससे छोटा कौन सा है? 5/9, और उससे छोटा कौन सा है? 6/11। तो यहां ना अप्रोक्सीमेट रूल लगाते हुए मैंने 0 तो लगाया, पर कैलकुलेशन सही नहीं बैठी, तो मैंने परसेंटेज वाला रिश्ता भी यहां पर लगाया, रिमाइंडर वाला, और उसी से मैंने इसकी कैलकुलेशन पूरी करी है। अगला देखिए, न्यूमरेटर 1 रूल। न्यूमरेटर 1 रूल,
यानी ऊपर वाले को एक बना दो, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अगर ऊपर वाले को एक बनाता हूं तो 2 से काटा 4.5, 11 से काटा 11 एकम 11 बचा 7, 1.6, 7 से काटा 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28। अब आपको बताना है कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। भाई जिसमें नीचे सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ी वैल्यू किसमें है? ये सबसे छोटा हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, और सबसे बड़ा ये हो गया। ठीक है जी। न्यूमरेटर 1 रूल का मतलब है ऊपर वाले को 1 बना दो, फिर नीचे जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटी वैल्यू होगी वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, बेसिक सी बात। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। ठीक है, इसके अंदर हमने 2 चीजें पढ़ी, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट पढ़ा एक मैंने, एक हमने फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा। ठीक है, और फ्रैक्शन के अंदर जो चीजें पढ़ाई है ना मैंने, वो बहुत सारी, कई जगह ऐसा होता है कि एक रूल नहीं लगता, कई जगह कंबाइन करके 2-3 रूल लग जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो चीज हमने पढ़ी वो 99999 वाली तो बहुत काम की है, कभी कभी बहुत काम आएगी। बाकी दूसरी वाली मैं नहीं कहता कि 9 वाली ज्यादा काम की है, 11 वाली ज्यादा काम की, एक मेथड था। ठीक है, वो मैंने करा दिया आपको। ठीक, चलिए, स्पेशल प्रॉपर्टीज भाई याद रखने के लिए जितनी भी किताब के अंदर है ना। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, यानी सोमवार को, आगे के चैप्टर के साथ। ठीक है, अब पूरी क्लास में हम हैक बुक भी पढ़ रहे हैं, तो उम्मीद है कि जल्दी 7, 8, 10 क्लास मैक्सिमम और लगे और ये कोर्स भी आपका जल्दी कंप्लीट हो जाए। पर ये कोर्स खत्म करने के लिए नहीं है, इस कोर्स से आपने जो सीखा है वो लगातार अपनी कला दिखानी है आपको। जब घर पे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इंस्पेक्टर चालीसा डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, डेली बेसिस पर। ऐसा नहीं है कि कोर्स लिया, 40-50 क्लास कराई सर ने, अब खत्म हो गया, हमारी कैलकुलेशन बढ़िया हो गई। भाई सीखा है आपने बहुत, आपके दिमाग में चीजें, उसे घर पे लगाइए। इंस्पेक्टर चालीसा उसे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए, 15 मिनट 20 मिनट, बहुत जरूरी है। तभी आपको एक्चुअल फायदा लगेगा बैच लेने का भी। नहीं तो ये लगेगा हाँ सीखा तो था, कभी सर ने सिखाया था, ठीक है, पर कर नहीं पाओगे कुछ भी। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें, यानी मंडे को। जय हिंद।